हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर, देख कर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल पीके क्लासेस 92 में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन पांडे और आज लेकर आए हैं जूनियर असिस्टेंट के कनिष्ठ सहायक रीजनिंग टेस्ट पेपर 22वां नंबर का। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन पे। क्वेश्चन नंबर पहला हमारा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में चिन्ह के बाईं ओर 2 पद तथा दाईं ओर 1 पद एवं एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है। आपको ज्ञात करना है कि निम्न 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प ऐसा है कि दाईं ओर पद के से वही संबंध है जो कि बाईं ओर के दोनों पदों में है। ठीक है, यानी कि 445 और 326 इनके बीच का जो रिलेशन होगा वही हमें आगे फाइंड आउट करना है 1097 में आगे क्वेश्चन मार्क जगह पर। तो 445 और 319 में -119 का कितना है 445 और 326 में अंतर जो है वो 119 का है, यानी कि कम हुआ है 119। तो 1097 में हम क्या करेंगे -119 करके चेक कर लेते हैं कि अंतर घटाने पर इनमें कितना बनेगा। ठीक है, यानी कि 445 और 326 के बीच जो अंतर है यानी कि माइनस कितना है 119। तो 1097 में अगर हम 119 घटाते हैं तो इसमें जो वैल्यू आएगी वो 978 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हमारा हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच का अंतर जो है वही हमने यहाँ भी अंतर कर दिया, यानी कि 119 कम हो रहा था तो 119 हमने भी यहाँ पे कम कर दिया। तो 978 है जो कि यहाँ पर आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा। अगर अंतर निकालने पर पैटर्न नहीं बनता तो हम कुछ और भी सोचते। तो सबसे पहला हमने क्या किया, बड़ी संख्या है तो इसलिए डिफरेंस निकाल लिया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है दूसरा नंबर कि निम्नलिखित प्रश्न को पढ़ें और निर्धारित करें कि इसका सही उत्तर देने के लिए विकल्पों में से किस अतिरिक्त सूचना की जरूरत है। तो ए जो है बी से लंबा है, ये ध्यान दीजिएगा, ए जो है बी से लंबा है, बी सी से छोटा है, तो जो बी है वह सी से छोटा है। तो इसका मतलब बी जो है ए से भी छोटा है और सी से भी छोटा है। तो सिंपल सी बात है कि जो सबसे छोटा होगा वो कौन होगा, बी हो जाएगा, क्योंकि ए से बड़ा है सी या सी से बड़ा है ये बात निश्चित नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया है कि अतिरिक्त सूचना की जरूरत है। तो अगर ए की बात करें, सी सबसे छोटा नहीं है, तो सी सबसे छोटा नहीं है, तो ये बिल्कुल क्या है, इस स्टेटमेंट से प्रश्न का उत्तर नहीं निकाल सकते कि इनमें सबसे लंबा कौन होगा। तो सबसे छोटा नहीं है तो सबसे बड़ा भी नहीं बता सकते, इसलिए पहला हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि बी सबसे लंबा नहीं है। तो अगर बी सबसे लंबा नहीं है तो अगर हम इस स्टेटमेंट से लगाएं तो भी सवाल का प्रश्न का जवाब हमें नहीं मिलेगा, इसलिए बी आंसर भी कैंसिल हो जाएगा। तीसरा है कि सी और बी की औसत आयु लंबाई जो है वो ए की लंबाई के बराबर है। अब सी को हम चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि ए की लंबाई, ठीक है, क्या हो जाएगा, ए की लंबाई बराबर सी की लंबाई और प्लस में बी की लंबाई, क्या हो जाएगा फिर बी की लंबाई और बटे कितना कर देंगे, 2 कर देंगे, क्योंकि औसत निकालना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आज जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो c प्लस बी बराबर जो हो जाएगा वो 2a हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2a। भाई a का गुणा 2 में करेंगे तो 2a और c प्लस बी बराबर हो जाएगा 2a। अब c प्लस बी बराबर है तो c बराबर जो वैल्यू होगी वो ध्यान दीजिएगा वो 2a माइनस कितना हो जाएगा, माइनस यहाँ पर b हो जाएगा। अब इसी इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो c जो होगा वो बड़ा होगा, किससे बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे 2a से, कितना हो जाएगा 2a से, और माइनस यहाँ पर हम क्या कर देंगे c कर देंगे। ठीक है, अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो चूंकि c जो है, अब चूंकि c क्या है, c जो है बड़ा है किससे, b से बड़ा है ना, c जो है क्या है b से बड़ा है, तो इस वजह से हमने यहाँ पर इक्वेशन को रखा हुआ है। ठीक है, तो अब आगे जो पैटर्न बनेगा वो ध्यान दीजिए, वो बन जाएगा 2c और यहाँ पे 2a। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, c जो होगा वो बड़ा किससे हो जाएगा, a से, यानी कि जो c है वो a से बड़ा हो जाएगा। तो अतः जो स्पष्ट हमारे क्या है, क्लियर है कि c नंबर ऑप्शन से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, यानी कि उनमें सबसे लंबा कौन है, तो c सबसे लंबा है, ये बात निश्चित है क्योंकि c a से बड़ा हो गया है। तो हमारा ऑप्शन सी एकदम परफेक्ट हो जाएगा। डी की अगर हम बात करें तो ए और बी की औसत लंबाई, ध्यान दीजिएगा, ए और बी की औसत लंबाई सी की लंबाई से कम है। तो ये ध्यान रखिएगा, सी की लंबाई से कम है किसकी, बी की। तो ये गलत है क्योंकि बी तो ऑलरेडी सबसे छोटा है, ए से भी छोटा है और सी से भी छोटा है। तो ऑप्शन डी भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन इज द सी इज द राइट आंसर।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित कथन के लिए वैध धारण है। तो दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के कारण पिछली दिवाली में पटाखों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, तो दिल्ली सरकार ने क्या किया, प्रदूषण के कारण पिछली दिवाली में पटाखों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। तो ए नंबर है कि दिवाली पर्व के दौरान पटाखे जलाना अशुभ माना जाता है। तो ये बिल्कुल कोई तर्क नहीं है, ये गलत हो जाएगा। लोग केवल बत्तियों से ही, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि केवल शब्द लग गया तो निष्कर्ष कभी भी वैध नहीं होता, तो ये गलत हो जाएगा धारणा। तो दिवाली मनाना चाहते हैं ना कि पटाखों से, तो ये गलत है। तीसरा है कि बच्चे पटाखे जलाने के बजाय मूवी देखना व वीडियो गेम खेलना पसंद करते हैं, तो इस कारण से कोई प्रतिबंध थोड़ी लगाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्योंकि 3 गलत है तो चौथा सही हो जाएगा। अब चौथा कह रहा है कि पटाखे जलाने से धुआं बढ़ जाता है और जिससे शहर में प्रदूषण के स्तर में वृद्धि हो जाती है, तो ये बिल्कुल रीजन है जिनमें इसके कारण से जो है प्रतिबंध लगा जा सकता है। तो डी नंबर आंसर हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है कि एक बच्चा जो पूर्व दिशा में था वह घड़ी की विपरीत दिशा में 400 डिग्री और फिर घड़ी की दिशा में, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में 400 डिग्री और फिर घड़ी की दिशा में 220 डिग्री मुड़ता है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर एक प्लस का सिंबल बनाएंगे जो ये दिशा निर्धारित करेगा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट है। अगर हम इनके चक्कर की बात करें, बीच में जो सब दिशाएं होती हैं उप दिशाएं, तो ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, ये हो जाएगा साउथ ईस्ट, ये हो जाएगा साउथ वेस्ट और ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। तो एक व्यक्ति है जो क्या करता है, एक बच्चा है जो वह पूर्व दिशा में था। ठीक है, पूर्व दिशा मतलब वो यहाँ पर खड़ा हुआ है। ठीक है, यानी कि एक बच्चा जो है वो यहाँ पे खड़ा है इस समय प्रेजेंट टाइम में पूर्व दिशा में। अब ये क्या करता है, पहले घड़ी के विपरीत दिशा में उड़ता है। तो घड़ी के विपरीत का मतलब हुआ एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि वामावर्त दिशा। तो घड़ी के विपरीत मतलब इस तरह से उल्टा, जो घड़ी हमारी उल्टा चलती इस प्रकार से। तो वो 400 डिग्री घूमता है, तो यहाँ पर है। और 400 डिग्री घूमने का मतलब पहले वो घूमेगा 360 डिग्री, यानी कि वापस वो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये जो चक्कर है वो कितने डिग्री का है, वो 360 डिग्री का है। अब उसके पास 440 डिग्री और घूमना है, तो 40 डिग्री और जब घूमेगा तो वो लगभग यहाँ पर पहुँच जाएगा, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में। कहाँ पर पहुँचेगा, नॉर्थ ईस्ट में। अब यहाँ से वो फिर क्या करता है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज के बाद फिर से यहाँ वो घड़ी की दिशा में घूमता है। कितने डिग्री, 220 डिग्री। अब 220 डिग्री का मतलब हुआ कि 100 कितना, 180 डिग्री। 80 डिग्री मतलब यहाँ पर आएगा और फिर यहाँ से 40 डिग्री और घूमेगा तो कितना हो जाएगा, 180 और 40 220, यानी कि यहाँ पर कितना बन जाएगा, उत्तर। यानी कि यहाँ जो उत्तर आएगा इसका, ये पश्चिम दिशा हो जाएगा। यानी कि अब वो यहाँ पर खड़ा है, कहाँ पर आकर के, पश्चिम दिशा में। ठीक है, तो आंसर इसका जो हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, पश्चिम दिशा में। अब इसको ट्रिक से कैसे करना है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि एंटी क्लॉकवाइज कोई बच्चा चलता है कितनी डिग्री, 400 डिग्री। उसके बाद घड़ी की दिशा में चलता है, मतलब क्लॉकवाइज वो कितना चलता है, 220 डिग्री। अब इन दोनों को घटा देते हैं, तो जब घटाएंगे तो यहाँ पर 220 डिग्री क्लॉकवाइज और 220 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जब कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 180 डिग्री, और वो भी कौन सी दिशा बचेगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो उस व्यक्ति का चेहरा जो है वो पूर्व दिशा में है और पूर्व दिशा का हमें क्या करना है, 180 डिग्री घूम जाना है एंटी क्लॉकवाइज। तो वापस हम आ जाएंगे कहाँ पर, पश्चिम दिशा में, यानी कि जो दिशा होगी हमारी पश्चिम हो जाएगी। घड़ी के विपरीत घूमना तो घड़ी का विपरीत ये हो जाएगा, तो यहाँ भी हम पहुँच जाएंगे 180 डिग्री कौन सी दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज। तब भी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, पश्चिम दिशा में। तो आप शॉर्टकट में ऐसे कर सकते हैं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां है कि एक या दो कथनों के आगे 2 निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। आपको कथनों को सत्य मानकर विचार करना है, चाहे वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। आपको निर्णय करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा, यदि कोई हो तो निश्चित रूप से कथनों के आधार पर निकाला जा सकता है। तो कथन क्या दिया है कि एक सामाजिक आंदोलन लोगों की निराशा में सामूहिक प्रेरणा आधारित अन्योन्य क्रिया है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि निष्कर्ष जो कह रहा है कि सामाजिक आंदोलन में जो लोग संतुष्ट हैं वे निराश लोगों से परस्पर बातचीत करते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। ठीक है, क्योंकि सामाजिक आंदोलन में जो लोग संतुष्ट हैं, ठीक है, वे निराश लोगों से परस्पर बातचीत करते हैं। तो ऐसा थोड़ी कि जो निराशा लोग, जो संतुष्ट हैं वो निराश लोगों से परस्पर बातचीत क्यों करेंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। दूसरा है कि सामाजिक आंदोलन में निराश लोग आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि आंदोलन में निराश लोग ही आपस में एक दूसरे से बातचीत करेंगे जो सामाजिक आंदोलन में निराश लोग होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे बी फॉलो करेगा, केवल निष्कर्ष दूसरा निकल सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है नेक्स्ट नंबर
कि नीचे दिए गए श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो यहाँ पर है 2401, इसके बाद है 49, इसके बाद है 7, फिर यहाँ पर दिया है क्वेश्चन मार्क और फिर दिया है 36 और 36 के बाद 6 है। तो देखिए यहाँ पे 7 का स्क्वायर अगर हम कर दे तो कितना हो जाएगा 49, और 49 का स्क्वायर अगर हम लोग कर देते हैं तो बन जाएगा 2401। तो आगे क्या करना है, 6 का स्क्वायर करना है, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो बनेगा 36, और फिर आगे 36 का अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो 36 का स्क्वायर होता है 1296। तो आंसर हमारा ए दिया हुआ है 1296, यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो 3 के ग्रुप में है, 7 का स्क्वायर 49, 49 का स्क्वायर 2401, फिर 6 का स्क्वायर 36, 36 का स्क्वायर 1296। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा नेक्स्ट नंबर है कि चिन्ह के बाईं ओर दिए गए पहले 2 चित्रों में से एक विशेष संबंध है, मतलब पहले का दूसरे से कोई विशेष रिलेशन है, तो यही संबंध चित्र, ठीक है, इसमें जो दिया हुआ है कि दाईं ओर प्रदर्शित दूसरे चित्र युग्म में भी कायम है, जिसमें एक चित्र गायब है, उसमें से कौन सा चित्र इस चित्र युग्म पर सही बैठता है। तो सबसे पहले और दूसरे को हमें क्या करना है, फॉलो करना है, और जो नियम तरीके यहाँ लगाए गए हैं वही यहाँ पर हमें अप्लाई कर देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो सर्कल था इसके बीच में इन्होंने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 ब्लॉक में इसको बांट दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक वर्ग बनेगा और इस वर्ग को हम क्या करेंगे, 8 बराबर भागों में इसको बांट दिया जाएगा, और जब 8 बराबर भागों में बांटेंगे तो पहला चौथा कैंसिल, पहला कैंसिल, दूसरा भी कैंसिल, बचेगा हमारे पास तीसरा आंसर, हमारा थर्ड इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है कि नमन ने एक व्यक्ति का परिचय अपनी बेटी के इकलौते बेटे के मामा के रूप में कराया, उस व्यक्ति का नमन से क्या संबंध है। तो मान लीजिए यहाँ पर है नमन जी, और इन्होंने क्या किया, एक व्यक्ति की तरफ इशारा करके बोला, यानी कि एक व्यक्ति का परिचय कराया, और परिचय कैसे कराया कि अपनी बेटी, अपनी इनकी बेटी और इनकी बेटी के इकलौते बेटे, यानी कि ये इनका इकलौता बेटा, ठीक है, नमन है और नमन की ये बेटी हो गई और इनका इकलौता बेटा ये हो गया, और इनके कौन है, ये मामा है, इनके कौन है, ये मामा है, तो इनकी माता है और इनके माता के ये भाई हैं, और इनकी माता के नमन इनके पिता होंगे, तो इसका मतलब इनके भी क्या होंगे, पिता होंगे या माता हो सकते हैं, क्योंकि नमन से हम जेंडर डिसाइड नहीं कर सकते फिलहाल, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये क्या बोला है, मामा के रूप में कराया, तो उस व्यक्ति का नमन से, मतलब ये जो व्यक्ति है इनका नमन से क्या रिलेशन होगा, तो इनका रिलेशन जो लगेगा वो बेटा का रिलेशन आएगा। क्या आएगा, रिलेशन बेटा का। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए एक बार फिर से कि नमन ने एक व्यक्ति का परिचय, मतलब ये जो व्यक्ति है ना यही है, इस व्यक्ति का परिचय उन्होंने कराया, किससे, एक व्यक्ति का परिचय कराया, और क्या बोला इनके बारे में कि अपनी बेटी के, तो नमन की बेटी हो गई और बेटी के इकलौते बेटे, बेटी के इकलौते बेटे मतलब ये हो जाएगा। ठीक है, ये इकलौता बेटा, तो इनकी ये माता हो गई और इनके मामा होंगे, तो इसका मतलब इनकी माता के भाई होंगे, तभी तो मामा लगेंगे, तो ये रिलेशन बनाया। तो उस व्यक्ति का नमन से क्या संबंध है, तो रिलेशन जो बनेगा वो बेटा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन अगला हमारा है कि सोनू अपने घर से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है। तो मान लीजिए यहाँ पर स्टार बनाया हमने, या प्लस का सिंबल बनाया, और दक्षिण दिशा की तरफ नीचे चलते हैं और दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है और 60 मीटर चलता है। कितना चलता है, 60 मीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़ जाता है। तो दायां मुड़ेगा तो इधर से दायां इधर हो जाएगा, और दाएं मुड़कर वो कितना चलता है, 40 मीटर चलता है। ठीक है, 40 मीटर चलता है। वह पुनः दाएं मुड़ता है, यानी कि फिर से यहाँ से वो दाहिने मुड़ता है और क्या करता है, पुनः दाएं मुड़ता है, एवं बाएं मुड़ने से पहले 80 मीटर चलता है। तो इसका मतलब ये 80 मीटर चलते हैं पहले दाहिने मुड़कर, और ये 80 मीटर के बाद फिर यहाँ से वो बाएं मुड़ जाते हैं, और जब बाएं मुड़ेंगे तो ये इधर आएंगे। ठीक है, फिर 30 मीटर चलकर अपने विद्यालय पहुँचते हैं, मतलब यहाँ पर जो दूरी है उनकी वो 30 मीटर है, और ये अपने विद्यालय पहुँच जाते हैं, मतलब ये उनका क्या है, स्कूल है। ठीक है, कह रहा है कि उसका विद्यालय उसके घर से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है। तो उनका घर मान लीजिए यहाँ है और विद्यालय उनका यहाँ है, तो ये वाला डिस्टेंस हमें बताना है। तो ये उत्तर हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा, दोनों के बीच की जो दिशा आएगी वो उत्तर पश्चिम हो जाएगी। तो यहाँ पर उत्तर पश्चिम तो आपका दिया हुआ है 2 आंसर, एक बी और एक सी। अब इनमें से कौन सा होगा, अब उसके लिए चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें निकालनी है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है। तो यहाँ से नीचे की दूरी जो है वो 40 है, तो इसका मतलब ऊपर भी जो ये दूरी होगी वो 40 हो जाएगी। अब टोटल यहाँ से यहाँ तक 60 है
और यहाँ से यहाँ तक कुल कितनी है 80 है। तो इसका मतलब ये जो ऊपर का हिस्सा बनेगा ये बन जाएगा हमारे पास 20 मीटर। तो 60 और 20 कितना हो गया 80 हो गया। ठीक, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 20 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 40 और 30 70। तो हम यहाँ नाम लिख देंगे ए बी और सी। तो हमें ए सी निकालना है तो पाइथागोरस नियम लगेगा। ए सी बराबर होता है कि ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर। तो ए सी बराबर हमें निकालना है, ठीक है, ए और सी निकालना है। तो ए और बी का जो डिस्टेंस होगा वो यहाँ से यहाँ तक 40 है और यहाँ से यहाँ तक 30 है। ठीक है, तो 40 3 कितना हो जाएगा 70, 70 का स्क्वायर। और उसके बाद जो बी सी है यानी कि बी यहाँ और सी यहाँ तो कितना है 20, तो प्लस में कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर हो जाएगा। अब रूट में हमें लगा देना है, तो 70 का स्क्वायर हो जाएगा 4900 और 20 का स्क्वायर होगा 400। तो अब क्या हो जाएगा 4900 और प्लस में 400, टोटल जो बनेगा वो हमारा पास बन जाएगा कितना 5300। कितना बन जाएगा 5300। तो रूट में जो बनेगा हमारा वो बन जाएगा कितना 5300। ठीक है, अब 5300 को हमें क्या करना है, इसी को हमें वर्गमूल में काट देना है। अब जब 5300 कोई एग्जैक्ट तो कोई सी वैल्यू का तो होता नहीं है स्क्वायर, तो अब इसको हम जब काटेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 10 रूट कितना 53। कितना लिख सकते हैं 10 रूट 53 हो जाएगा, 53 हो जाएगा। और आपको उत्तर तो पता ही है कि दिशा जो है उत्तर पश्चिम हो जाएगी। तो 10 रूट 53 आपका आंसर हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है कि निम्नलिखित उत्तर आकृति में से कौन सा घन दिए गए प्रश्न आकृति में से खुले घन से बनाया नहीं जा सकता। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नहीं दिया हुआ है। तो जो डबल सर्कल है इसका जो डॉट है ये विपरीत है, प्लस का जो है वो सर्कल है और गुणे का जो है वो डॉट है। ठीक है, यहाँ पर 2 डॉट लगे हुए हैं तो एक दूसरे के विपरीत है। तो जो विपरीत होते हैं वो कभी पड़ोसी नहीं होते और जो पड़ोसी होते हैं वो कभी विपरीत नहीं होते। तो ध्यान दीजिएगा, पहले ऑप्शन की अगर हम बात करें तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्लस का जो विपरीत है वो क्या है, प्लस का विपरीत है एक सिंगल सर्कल और प्लस और सिंगल सर्कल एक साथ दे रखा है। तो यही हमारा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा है कि कौन सा बनाया नहीं जा सकता। तो पहला आंसर हमारा सही हो जाएगा, ए नंबर जो है वो बनाया नहीं जा सकता। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है कि कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उसी के आधार पर हल न किए गए समीकरण का उत्तर को जो है चुनना है। तो 96 और इसके बाद स्टार 53 दिया हुआ है और बराबर दिया है 7। तो 96 का मतलब हो जाएगा 96 जो है 96 के बाद यहाँ पर अगर हम प्लस कर देते हैं 6 में, तो 9 और 6 कितना हो जाएगा 15 और माइनस कर देंगे हम लोग 5 और 3 को क्या करना है जोड़ देना है। तो 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 3 कितना हो जाएगा 8 है। तो 15 में से 8 जब घटाएंगे तो आंसर बचेगा कितना 7 है। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, सवाल को लगाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 57 लिखा हुआ है और स्टार बना हुआ है कितना 26 है। तो पहले 5 और 7 को जोड़ना है और फिर घटाना है कितना कि 2 + 6 को जोड़कर। तो 6 2 हो जाएगा 8 और 7 5 12, 12 में से 8 घटाएंगे तो वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी 4। तो देखिए यहाँ बराबर 4 लिखा हुआ भी है। अब सेम अप्लाई कर दो, 9 और प्लस कितना हो जाएगा 1, तो 9 और 1 कितना हो जाएगा 10। ठीक है, अब माइनस कर देंगे 3 और प्लस में कितना हो जाएगा 5, तो 5 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का अंतर निकाल देंगे तो 10 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 2। तो आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, 4th नंबर। ठीक है, 2 हमारा आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है नेक्स्ट नंबर कि निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने के लिए विकल्पों में से दिए गए सूचना से किस अंश के अतिरिक्त रूप से आवश्यकता होगी। ठीक है, मतलब हमें किसको जोड़ने से आंसर हमारा आ जाएगा। तो 3 मित्र हैं, 3 मित्र कौन है ए बी और सी हैं, जिनकी आयु का अनुपात जो दिया है 5:4:3 के अनुपात में दे रखा है। ठीक है, तो सर्वाधिक आयु वाले व्यक्ति की आयु कितनी होगी। ठीक है, जो सर्वाधिक आयु होगी वो किसकी होगी, ए की होगी कि बी की होगी या सी की होगी। तो इसके लिए हमें स्टेटमेंट दिया है कि इस स्टेटमेंट से पता लगेगा कि ये सवाल हल हो सकता है, वही पूछा गया है। तो बी और सी दोनों से ए बड़ा है, तो बी और सी दोनों से बड़ा है, तो इससे स्टेटमेंट से प्रश्न का उत्तर निकालना संभव नहीं है। ए की आयु 5 का पूर्ण गुणज है, तो ए की आयु क्या है 5 का पूर्ण गुणज है, तो इससे भी हम आंसर नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, कि 5 का गुणज होगा तो 5 का गुणज का मतलब बहुत हो जाता है, पूर्ण गुणज हो जाएगा, मतलब 5 के गुणा करेंगे तो बहुत सारे नंबर आ सकते हैं, तो इससे भी आंसर नहीं निकल सकता। तीसरे नंबर की अगर बात करें, जब सी का जन्म हुआ था तब बी की आयु कितनी थी 5 वर्ष थी, तो इसका मतलब इससे आंसर आ सकता है। अब कैसे आएगा, तो ध्यान रखिएगा, अगर हम इसको लिखें तो लिख सकते हैं 5x अनुपात में 4x और अनुपात में 3x। तो x का मान हम निकाल लेते हैं, तो कैसे आएगा x मान, ये बात चेक कर लेते हैं। अब देखिएगा a है
और ये बी है और ये सी है। तो अब ध्यान देखिए, सी का जन्म जब हुआ था तब बी की आयु कितनी थी, 5 वर्ष थी। यही तो दिया स्टेटमेंट में कि जब सी का जन्म हुआ था तब बी की आयु 5 वर्ष थी। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि 4x और माइनस कितना करना है, 3x है, ठीक है, और बराबर कितना हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जब सी का जन्म हुआ था तब बी की आयु 5 वर्ष थी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 5, यानी कि 4x माइनस कितना, 3x और बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए आगे कि x बराबर जब होगा, x बराबर जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 5। तो अब x का मान रखने पर, तो x बराबर 5 पर है, तो a की जो वैल्यू आएगी, a बराबर कितना हो जाएगा, 5 का गुणा करेंगे 5 में, तो 5 पचे कितना हो जाएगा, 25। अब b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो b की जो वैल्यू हो जाएगी वो 4 का गुणा करेंगे तो 4 पचे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब जब c की वैल्यू रखनी होगी तो हम c का रखेंगे, c का कितना है, 3 है, तो 3 का गुणा हम रखेंगे किसमें, 3 का गुणा करेंगे 5 में, तो 5 दिया कितना हो जाएगा, 15। तो देखिए 5 पचे 25, 5 चौक 20, 5 दिया 15। तो इसमें जो है कि सर्वाधिक आयु वाले व्यक्ति की आयु कितनी है, तो सबसे सर्वाधिक कौन है, ए है, जिसकी आयु 25 हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी से हमारा प्रश्न का उत्तर लगाया जा सकता है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा कि इस सवाल को लगाने के लिए हमें सी स्टेटमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। डी नंबर में कह रहा है कि ए और बी की आयु में जितना अंतर है बी और सी की आयु में उतना ही अंतर है। तो इससे भी आंसर नहीं निकाल सकते कि 10 का अंतर है कि 50 का अंतर है, कि अंतर कितना है ये निश्चित नहीं हो सकता, हम नहीं निकाल सकते। तो ऑप्शन सी इज द हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है कि किसी 2 अंकों की संख्या का दहाई अंक इकाई अंक से 7 अधिक है। यदि हम संख्या में 63 घटाएं तो प्राप्त नई संख्या अंकों की अदला बदली कर बनी है, संख्या का पता लगाना है, ठीक है। अब संख्या का जब पता लगाएंगे तो ऐसे केसेस में हमारा जो आंसर बनेगा फिलहाल वो क्या बनेगा, चेक करते हैं। तो मान लेते हैं कि दहाई का अंक x है और इकाई का अंक जो है वो y है। अगर हम मान लेते हैं कि मान लिया कि दहाई का जो अंक है वो कितना है, वो है हमारा x है, और इकाई का जो अंक होगा वो हो जाता है कितना, y, ठीक है, y हो जाता है। अब संख्या जो दिया हुआ है वो ध्यान दीजिएगा कि जो संख्या होगा कि किसी 2 अंकों की संख्या का, तो 2 अंक के केस में यहाँ पे हम 10 ले सकते हैं, तो 10x होगा और प्लस में y हो जाएगा, ठीक है। इकाई 7 अधिक है, ठीक है, 7 अधिक है, तो ये हमारे पास एक स्टेटमेंट मतलब जो संख्या बनेगी वो 10x प्लस y बन जाएगा। अब शर्त जो दिया है प्रश्न का, यानी कि x माइनस वाई बराबर जो होगा अंतर कितना है, वो 7 का अंतर है। तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है, प्रथम शर्त, ये पहली शर्त दी है। अब दूसरी शर्त की अगर हम बात करें तो दूसरी शर्त हो जाएगी वो 10x और कितना हो जाएगा, प्लस में y और माइनस कितना है, 63 है, 63 घटाना है। अब घटा देते हैं तो जो बराबर हमें प्राप्त होगा वो कितना हो जाएगा, 10y और प्लस में कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है, बराबर है, ये इसके बराबर है, 10x प्लस में y के बराबर है। क्लियर है इतनी बात। अब आगे हम इसी को सॉल्व कर लेंगे तो 10x और माइनस x प्लस y हो जाएगा, ठीक है, और माइनस यहाँ पे 10y और बराबर कितना हो जाएगा, 63 के, ठीक है। आगे जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9x और माइनस यहाँ पे 9y और बराबर कितना हो गया, 63 हो गया, ठीक है। तो x माइनस y जो बराबर है वो कितना है, 7 है। ये समीकरण नंबर हमारा दूसरा हो जाएगा, ठीक है। और समीकरण हमारा पहला कौन सा था, ये वाला समीकरण पहला था। तो अब इन्हीं दोनों समीकरणों को क्या करेंगे, इसी विकल्प की सहायता से हल करेंगे। तो विकल्प ए में क्या दिया है, जो विकल्प ए में है 81 दे रखा है, ठीक है। तो अगर 81 दिया, अगर हम x का मान 8 मान लेते हैं तो x बराबर कितना मान लेते हैं, 8, और y बराबर जो मानते हैं वो वैल्यू 1, इसको रखने पर, ठीक है। अगर हम पहले विकल्प को चेक करें तो x बराबर 8 रख देते हैं, y बराबर 1 रख देते हैं, इकाई और दहाई का अंक हो जाएगा। तो अब संख्या हमारी कितनी है, संख्या हमारी है 10x, कितनी है, 10x है और प्लस में 1 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, तो x की जगह पर हमने 8 रखा है, तो 10 का गुणा हम क्या करेंगे, 10 का गुणा कर देंगे 8 में और प्लस 1 कर देते हैं, ठीक है। y की संख्या 1 है, तो 8 दाहिम 80 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, 81 संख्या हमारी बन जाएगी। इसका मतलब हमारा पहला ही आंसर बिल्कुल क्या है, परफेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है 14 नंबर कि 5 बक्सों का वजन 10, 30, 50, 70 और 80 किलोग्राम है। तो बक्सों के किसी भी संयोजन का कुल वजन किलोग्राम में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं हो सकता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि 5 बक्सों का वजन है, कितना है, 5 बक्सों का वजन हो जाएगा, ठीक है। 5 बक्सों का वजन जो हो जाएगा वो कितना है, वो दिया है 10,
उसके बाद 30 और उसके बाद 50, 50 के बाद 70 और 70 के बाद 80, ये दिया हुआ है। ठीक है, ये दे रखा है। तो अब आगे जो बनेगा प्रश्न अनुसार, तो 30 और प्लस में कितना हो जाएगा, 30 प्लस 50 और प्लस में 80 और बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 160 किलोग्राम। ठीक है, अब इनका एक संयोजन बनाना है। तो बक्सों के किसी भी संयोजन का कुल वजन किलोग्राम में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं हो सकता है। तो नहीं हो सकता, ये ध्यान रखिएगा, नहीं बताना है। तो अगर हम 30, 50, 80 इसमें से ले लेते हैं, 30, 50 और 80 को अगर हम ले लेते हैं तो जो टोटल बनेगा वो कितना बनेगा, 160 किलोग्राम। अब अगर हम दूसरा संयोजन बनाएं तो 80 को ले लेते हैं और 80 के बाद फिर 70 को ले लेते हैं, फिर 30 को ले लेते हैं, मतलब हमें 3 के बक्से में किसी भी संयोजन का कुल वजन कितना होगा। ठीक है ना, तो ये हमें बनाना है। तो ध्यान रखिएगा कि 80, 70 और 30 का अगर इनको हम जोड़ते हैं तो जो टोटल बनेगा वो बनेगा 180 किलोग्राम। कितना बनेगा, 180 किलोग्राम बनेगा, मतलब हाईएस्ट बनेगा। टोटल जो स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम जोड़ें 3 संयोजन का, ठीक है ना। तो दूसरा अगर हम इसके बाद अगर और किसी नंबर को लेना चाहें तो 50 ले सकते हैं, 50 के बाद 70 हो जाएगा, 50 और 70 ले लिया। इसके बाद एक और नंबर ले लेते हैं 30, इन सब को जोड़ो तो 7, 5, 12 और 30 कितना हो जाएगा, 150, यानी कि 150 किलोग्राम होगा। अब किसी भी संयोजन का आप लोगे 50, 30 कितना हो जाएगा, 50 और 30 हो जाएगा 80, 10, 90 हो जाएगा, ये संयोजन बनेगा। तो आप अगर किसी भी 3 का संयोजन बनाना चाहोगे, बॉक्स के किसी भी संयोजन का कुल वजन जो होगा किलोग्राम में कितना हो सकता है, ठीक है ना। तो अब इनमें से अगर आप संयोजन बना रहे हो तो हाईएस्ट 180 तक नंबर जा रहा है, 180 के बाद 160, 150, इससे कम ही नंबर बन रहे हैं। तो 160 का भी संयोजन बनेगा तो ये भी सही है, 180 भी बन रहा है ये भी सही है, 150 बन रहा है ये भी सही है, लेकिन कौन सा नहीं बन सकता, यानी कि 220। आप अगर किसी भी संयोजन को जोड़ते हो तो कभी भी 220 किलोग्राम नहीं बनेगा 3 संयोजन का अगर हम बनाएं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो आंसर होगा वो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है कि जब पानी ठंडा होता है तब वह बर्फ में बदल जाता है। वक्तव्य दिया हुआ है। इसके बाद है कि जब पानी को गर्म किया जाता है तो वह भाप में बदल जाता है। तो निष्कर्ष क्या दिया इन्होंने वक्तव्य का, कि जल ठोस होता है और जल गैस है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो हमारा क्या होगा, ना तो पहला और ना ही दूसरा सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डी आंसर हमारा सही जाएगा। ना ही निष्कर्ष फर्स्ट निकल सकता, ना ही निष्कर्ष सेकंड, क्योंकि जब पानी ठंडा होता है तब वह बर्फ में बदल जाता है, जब पानी को गर्म किया जाता है तो वह भाप में बदल जाता है। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल कि आप किसी भी, यानी कि जल जो है ठोस है और जल जो है गैस है, तो बिल्कुल नहीं है। जल गैस और ठोस नहीं है, जब आप उसको हीट करते हो तब उसमें से उष्मा निकलती है बाहर, और जब पानी ठंडा होता है तो वह बर्फ में बदल जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बर्फ में, बहुत सारे पानी जो होते हैं बर्फ में बदलने का मतलब ये नहीं होगा कि जल जो है ठोस है या जल गैस है। तो जल एक लिक्विड है, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, ना ही निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड निकलता है। तो ये 15 क्वेश्चन थे दोस्तों। आई होप अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, उसको हम अगले वीडियो में उस क्वेश्चन को स्पेशली जो है लास्ट में उस पर हम डिस्कस कर लेंगे, हम लोग फिर से समझा दूंगा। किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो कमेंट जरूर किया करिए आप लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। अभी तक हमने देखिए 22 ST कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, मिलते हैं इस तरह के और वीडियो को लेकर के, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।